हाइब्रिडेशन तो अपन ने देख लिया कि हाइब्रिडेशन क्या है, मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडेशन किसका होता है, तो उस ऑर्बिटल का होता है ना, जो कि सिग्मा और लोन पेयर से संबंधित है, इसलिए हाइब्रिडेशन का फॉर्मूला सिग्मा प्लस लोन पेयर आ गया था। अब आता है कि हाइब्रिडेशन की एप्लीकेशन क्या क्या है, व्हाट ऑल आर द एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन की एप्लीकेशन में सबसे पहला जो मैंने लिखवाया दैट इज यूज ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन में क्या डी यूज होता है, तो हाइब्रिडेशन के नाम बोल के देखें, एक तो sp, sp2, sp3, फिर आता है sp3d। डी बोला मतलब डी यूज में आता है, फिर sp3d2, sp3d3 इनमें यूज आ रहा है। अब क्योंकि हमारे कोर्स में है ना इतना लेंथी डिटेल डिस्कशन नहीं है कि डी कौन सा और क्यों काम आ रहा है, इतना भयंकर वाली चीजें नहीं है, बस इतना मालूम हो, अगर आपको डायरेक्टली याद है कि sp3d में कौन सा डी काम आता है, sp3d2 में कौन सा काम आता है, d3 में, वो सफिशिएंट है। वैसे तो मैंने डायग्राम बना के बताया है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्टली एक बार जब डायग्राम कर लें तो कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्टली फिर आप उसको याद करने की कोशिश करें, ठीक है ना। एक बार तो डायग्राम में समझ लें, और वो क्या है वो देखो। पहले तो मैं बता दूं आपको कि डी ऑर्बिटल्स, जैसे कि आप क्लास 11 में पढ़ते हैं, डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, ये 5 मैंने बनाए। एक्स और वाई के अलोंग, एक्स और वाई के बीच में जो होता है वो होता है डी एक्स वाई, एक्स वाई प्लेन में, लेकिन एक्स और वाई एक्सिस पर नहीं है, वो एक्सिस के बीच में। सी दिस और लोब्स आर नॉट टचिंग द एक्सिस, राइट। तो इसका मतलब डी एक्स वाई में एक्स और वाई एक्सिस टच नहीं होते, लेकिन एक्स वाई प्लेन होता है। वही डी एक्स जेड का हिसाब है, ये एक्स और जेड लिखा है मैंने, ये लिखा है वाई एंड जेड, और ये डी वाई जेड है। ये एक्स और वाई लिखा है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये एक्सिस पर है यहाँ बीच में, तो पर है, ये भी एक्सिस पर है, तो इन दोनों को बोलते हैं एक्सियल। क्या नाम है इनका, एक्सियल। तो ये एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हैं, जबकि ये जो दोनों डी ऑर्बिटल्स हैं, ये तीनों जो डी ऑर्बिटल्स हैं, इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल। ये है नॉन एक्सियल, एक्सियल है नॉन एक्सियल। तो एक्सियल डी कितने हो गए हमारे पास, 2, नॉन एक्सियल हो गए 3। अब क्या होता है कि जब भी अपने को मॉलिक्यूल का कोई प्लेन एज्यूम करना होता है, तो एज्यूम वो कर लो हमेशा एक्स वाई प्लेन, कि मॉलिक्यूल का मैक्सिमम एटम्स जहां रह रहे हैं उसको एक्स वाई प्लेन मान लो। एक और एजम्पशन करनी होती है कि जो बॉन्ड बनते हैं मॉलिक्यूल में, उसको ही अपन एक्सिस मान लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, ऐसे मान लो आपको हाइब्रिडेशन sp3d देखना है, तो sp3d में कितने s, कितने p, कितने d काम है, 1 और 3 4 और 1 5, तो HO हो गए 5। HO का मतलब यहाँ पर है हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5। क्या ये 5 हाइब्रिडाइज होने के बाद में अपने रिपल्शन को मैक्सिमाइज करेंगे या मिनिमाइज, तो आंसर है मिनिमाइज। And the repulsion between 5 can be minimized by assuming what shape? The answer is trigonal bipyramidal as I've shown here, है ना। जो भी सेंट्रल एटम है ये, और 5 ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। अब दिमाग ये लगाओ आप कि ये 5 ऑर्बिटल इस तरह से अरेंज हुए, इसमें ये जो ऑर्बिटल है, इसमें ये जो ऑर्बिटल है, ये जो प्लेन है, उसको मैंने भी क्या माना था, मॉलिक्यूल के मैक्सिमम एटम्स जो रह रहे हैं उनको कौन सा प्लेन मान लो, तो आंसर है एक्स वाई। तो सपोज ये प्लेन हो गया आपका एक्स वाई प्लेन हो गया, तो ये एक्सिस का नाम क्या हो गया बेटा, तो एक्सिस का नाम हो गया जेड एक्सिस। इसका मतलब ये हो गया कि इस जो भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें 3 एक्स वाई प्लेन में रह रहे हैं और 2 एक्सियल एक्सिस पर है ना। तो इसका मतलब ये हो गया एक्स वाई प्लेन में 3। अब एक्स वाई प्लेन में 3 ऑर्बिटल्स कितने एंगल पर हैं, तो आप देख सकते हो कि ये वाला एंगल जो होगा सिमेट्री से आ जाएगा, ये एंगल 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। वापस लिख देते हैं इसको, ये एंगल जो होगा, ये एंगल, इसको अपन 120 डिग्री देते हैं, ठीक है ना। अब 120 डिग्री पर जो 3 ऑर्बिटल्स हो गए, तो आप क्या अपन मान सकते हैं कि 3 ऑर्बिटल्स अगर क्या बोलते हैं 120 डिग्री पर हैं, तो उनका हाइब्रिडेशन sp2 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो sp3d है, इसके 2 टुकड़े कर दो बेटा, एक तो कर दो sp2, और sp2 के अलावा क्या बचा, तो बचा pd। तो sp2 वाला पार्ट तो ये है, जो प्लेन वाला पार्ट है वो sp2 है। तो यानी प्लेन जो है, अगर ऐसे कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर प्लेन में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो है वो sp2 नेचर के रहेंगे, और ऊपर नीचे वाले में p और d रहेगा। अब ये p और d कौन सी एक्सिस पर है, z एक्सिस पर है या z के बीच में है, तो z पर है। और z पर p कौन सा होता है, तो pz होता है। इसका मतलब ये pz है, और z पर d कौन सा होता है, तो देखो ये z पर d कौन सा है, dz स्क्वायर है, मतलब ये dz स्क्वायर का बना है। अगर आप बोलते नहीं सर को तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, डायरेक्टली याद करना है। डायरेक्टली क्या करें, तो आप ये ध्यान रख लो कि अगर कभी भी किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें d कौन सा काम आएगा, dz स्क्वायर काम आएगा। ये हो गई अपने पास पहली याद रखने वाली बात। दूसरी बात याद करने के पहले समझ लेते हैं अपन, क्या आपको ये बात क्लियर होगी, वापस एक बार रैपिडली करते हैं अपन। वह बात ये है कि sp3d में हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं, 5 में से 3 एक प्लेन में, 2 एक्सिस पे।
जो तीन प्लेन में उनके एंगल 120 के एंगल पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? sp2। तो इसका तीन तो हो गया sp2 और दो हो गए p एंड d। अब p और d कौन से एक्सिस पर है? z पर। तो p कौन सा हुआ? z, और d कौन सा हुआ? z स्क्वायर। इसका मतलब sp3d में d z स्क्वायर काम में आता है। मेनली शेप से ध्यान रखें, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनाने के लिए ये d z स्क्वायर काम में आना ही चाहिए। एग्जाम्पल में भी बताऊंगा। उसके बाद में आते हैं sp3d2 पर। sp3d2 में हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स कितने हैं? 6। एक s, 3 p और 2 d, ये 6 हैं। हाइब्रिडाइजिंग ऑर्बिटल्स अगर 6 हैं, इसका मतलब ये अब 6 को सोचना पड़ेगा कि 6 का स्ट्रक्चर क्या है। 6 का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा ही था कि वो 6 का स्ट्रक्चर स्क्वायर बाइपिरामिडल हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम बॉन्ड मान लीजिए इस प्लेन में आ रहे हैं, तो इसको आप मान लो xy प्लेन, इसको आप मान लो xy प्लेन। ओके, ये xy प्लेन है। अगर ये xy है तो ये एक्सिस कौन सी होगी? तो आंसर है z। अब बताओ xy प्लेन में मैंने कहा था जब बॉन्ड्स बन रहे हैं उसको एक्सिस मान लो, ये भी एक्सिस, इस एक्सिस को मान लो x एक्सिस, इस एक्सिस पूरी एक्सिस को मान लो y एक्सिस। इसका मतलब बॉन्ड x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग बन रहे हैं, तो ऑर्बिटल्स भी x और y पर होना चाहिए, x और y पर होना चाहिए। अब x और y पर कौन कौन सी d ऑर्बिटल्स है बताओ मुझको। ये देखो dxy, xy प्लेन में है लेकिन xy पर नहीं है, xy पर ये है। इसका मतलब which is the orbital being preferred amongst dxy and dx square minus y square? The answer is that which is lying on the axis, and that is dx square minus y square. So I will prefer to use dx square minus y square over here. Let us first write कि इसमें कितने बॉन्ड बनते हैं? 4। 4 बॉन्ड बनते हैं, मतलब 4 ऑर्बिटल काम आए होंगे। 4 कौन कौन सी गिनती करते हैं अपन? इनमें से एक काम आया होगा s, px और py। क्या pz काम आया होगा? तो z क्या करेगा? z एक्सिस पर रहेगा ना, तो xy प्लेन में क्यों आएगा z? इसका मतलब pz का यहाँ पर कुछ काम नहीं है। अब d काम में लेना है, लेकिन d इन पांचों में से कौन सा d है जो कि xy प्लेन में है और एक्सिस पर भी है? तो वो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है। तो इसका मतलब आ गया प्लस dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। और अब रह गया z एक्सिस। अब z एक्सिस पर कितने ऑर्बिटल्स हैं? 2। 2 में से एक है pz, तो इसको मान लेता हूं कि ये pz है, और इसको भी मान लेते हैं सॉरी dz स्क्वायर है। pz एंड dz स्क्वायर। z एक्सिस पर जो भी d लेना है, कौन सा लेना है? dz स्क्वायर। सेकंड नंबर पे अपने पास याद करने का आ गया कि अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, d2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें d कौन कौन से काम आएंगे? एक तो काम आएगा d, हाँ जी, तो अपने पास सेकंड है sp3d2। तो इसमें d काम आएगा, एक तो d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और एक काम आएगा dz स्क्वायर। राइट, तो ये याद करने का हो गया। तीसरा जो है वो है sp3d3। मोर इंपॉर्टेंटली वी हैव टू लुक अराउंड द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। द स्ट्रक्चर विल बी लुकिंग लाइक दिस। व्हेन 7 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज, दे विल ट्राई टू अरेंज इन द शेप which gives minimum repulsion, and that is this structure। ये स्ट्रक्चर में मिनिमम रिपल्शन होगा। इसका नाम है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल के अंदर ये होगा कि ये वाले जो मॉलिक्यूल है उसमें ये वाले को अपन मान लेंगे xy प्लेन, इस वाले को मान लेंगे अपन z एक्सिस, और इसी प्रकार से करके देंगे कि xy प्लेन में क्या होगा और z एक्सिस पे क्या होगा। अब आपके लिए ये करने के लिए काम है कि आप खुद निकालो c का, कि इसमें sp3d3 होने के कारण इसमें xy में कितने ऑर्बिटल्स आएंगे और उनमें से d के कितने होंगे और एक्सिस पे d का कितना होगा और कौन सा होगा, ये आपको निकालना है। तो ये होने के बाद में यानी कि अपने को अगर ओवरऑल समराइज करें तो मेन जो दो हाइब्रिडाइजिंग समरी ध्यान रख लो। sp3d में कौन सा d काम आएगा? dz स्क्वायर। और sp3d2 में कौन सा काम आएगा? dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। ये मेन खास बात हो गई। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा या तो sp3d का आएगा या sp3d2 का आएगा। d3 का आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि ऐसा हाइब्रिडेशन बहुत कम मॉलिक्यूल्स में देखा गया है। फिर अपने पास आता है Yes, which d orbitals are used in hybridization for? ये सारे मॉलिक्यूल्स, इनमें एक मैं आपको करवा रहा हूँ। सपोज मैं आपको करवाता हूँ PCl6 नेगेटिव। बताओ PCl6 नेगेटिव में फॉस्फोरस के सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? तो आपका आंसर होगा 6। लोन पे कितने हैं? तो आपका आंसर होगा 0, बिकॉज फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, लेकिन माइनस है तो हो गए 6। 6 में से काम में कितने आ गए? 6, तो लोन पे कुछ नहीं बचा। सिग्मा है 5, इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, सिग्मा है 5, लोन पेयर है 0,
तो हाइब्रिडेशन होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर, कितना हो गया 5, 5 का आंसर बोलो sp3, 5 नहीं सिग्मा 6 सॉरी, द सिग्मा इज 6, सो लेट अस रेक्टिफाई दिस, इट इज 6 sigma, yes sigma is 6 and lone pair is 0, so answer is 6 plus 0, so we'll get the answer as 6, ये आएगा बराबर, yes, it is equal to 6, 6 का मतलब sp3d2, क्या बताया था अभी sp3d2 का आंसर क्या था, जब दो d यूज होंगे तो dx का माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर भी द राइट आंसर, ये अपना फाइनली आंसर हो गया। फिर आता है आपका एप्लीकेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट एप्लीकेशन इज ओवर नाउ। फर्स्ट एप्लीकेशन कहता है कि हाइब्रिडेशन में डी का यूज हो सकता है और कौन कौन से का यूज हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। फिर आता है आपका सेकंड में बेंट्स एंड ड्रैगोज रूल। बेंट और ड्रैगो रूल नाम से भले ना हो हमारे कोर्स में, नहीं काम से है। नाम से कोई नहीं पूछेगा कि साहब बेंट ने क्या कहा था या ड्रैगो ने क्या कहा था, लेकिन जो कहा था उसकी एप्लीकेशन में क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं। तो ये ऐसा मत सोचना कि एनसीईआरटी में बेंट और ड्रैगो नहीं है तो मैं पढ़ना ही नहीं है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना डिस्कशन करने से हमें एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा कि टॉपिक को पढ़ना किस तरह कैसे होता है। बेंट्स रूल क्या बोलता है? बेंट्स रूल सेज दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल। मतलब जब कोई एटम है, कार्बन है मान लीजिए, उसके 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हो गए, हाइब्रिडेशन हो गया, उसके बाद में जो एस और पी कैरेक्टर का बंटवारा होता है चारों ऑर्बिटल्स में, हो सकता है बराबर बराबर ना हो। जैसे कुछ किताबों में या कुछ जगहों पर ऐसे लिख देते हैं सारे ऑर्बिटल्स हर कंडीशन में एक दूसरे से हमेशा आइडेंटिकल होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसी बात को समझाता है बेंट रूल। कैसे वो आप देखते हैं, जैसे मान लो एक के पास 2 सिग्मा है और एक लोन पेयर है, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन बोलिए क्या है sp2। मैंने आपको कहा था जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नए बनते हैं, तो ए के मिक्स कितने हुए 3, तो नए कितने बने होंगे 3, और तीनों का नाम है sp2। यानी ए के पास ऐसा है, ए के पास एक ऑर्बिटल यहाँ है, एक ऑर्बिटल यहाँ है, एक ऑर्बिटल यहाँ है। मैं इस ए की बात कर रहा हूँ, इसका नाम है sp2 ऑर्बिटल, इसका भी नाम sp2, इसका भी नाम sp2, तीनों sp2 ऑर्बिटल्स हैं। लेकिन बात यह है कि ये तीनों आइडेंटिकल है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा कि ये कर क्या रहे हैं। ये क्या कर रहा है, तो ये सिग्मा बना रहा है, दूसरा भी सिग्मा बना रहा है, मतलब ये दोनों सिग्मा बना रहा है, वो लोन पे रख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ए अपने कैरेक्टर का बंटवारा इन तीनों में करेगा तो इस बात को देखते हुए करेगा कि ये इसके लिए कितने और क्या काम कर रहे हैं। जब ये दोनों अलग तरीके है ना, उनका एम है और उसका एम है लोन पे रखना, तो इन तीनों में कुछ ना कुछ अलग हो सकता है। क्या होगा उस पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। बताओ ए के पास लोन पेयर 1 है, बताओ लोन पेयर जो है वो कहाँ रहना चाहता है। कुछ किताबों में एक अच्छा लिखा होता है शब्द सिंक। The lone pair has a tendency to sink near the nucleus. Sink मतलब डूबना, न्यूक्लियस के पास आना चाहता है। Of course, it is a pair of electron. Thinking electrostatically, we can always know that कि जो lone pair है, being a pair of electron, it is a more tendency to be attracted towards the nucleus. न्यूक्लियस के पास ज्यादा कौन सा कैरेक्टर होता है? न्यूक्लियस के पास वाले एरिया में S कैरेक्टर रिच होता है, यानी लोन पेयर को S पसंद है। तो बेसिक बात ध्यान रख लो, लोन पेयर को क्या पसंद है? S। लोन पेयर चाहता है जितना न्यूक्लियस के नजदीक रहे उतना ही उसके लिए अच्छा, उतनी उसकी एनर्जी लो रहेगी। तो लोन पेयर को S पसंद है, S कैरेक्टर पसंद है। सिमिलरली अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है तो बताओ ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको A से अपनी ओर खींचेगा, यानी A के न्यूक्लियस से दूर रखेगा, या पास में, तो आंसर है दूर। यानी इस F को या यूं कहें कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या पसंद है, तो आंसर है इसको P पसंद है। तो लोन पेयर को S पसंद है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको अपने से जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक ही ऑर्बिटल सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस से दूर रखना चाहता है। इसका मतलब इसको उसका सेंट्रल एटम का P कैरेक्टर पसंद है। कुल मिला के लाइन ये याद कर लो, लोन पेयर लाइक्स S रिच ऑर्बिटल, इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक्स P रिच ऑर्बिटल। लोन पेयर को S पसंद, इलेक्ट्रोनेगेटिव को P पसंद। अब ये S पसंद और P पसंद से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं क्या? लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। Yes, now we have the questions for you which are based on the Bend's rule. See, this is F, F, H and H. Compare theta and alpha. ठीक है ना, थीटा अल्फा कंपेयर करना है। बताओ कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, तो आंसर है sp3, बिकॉज 4 सिग्मा है, चारों इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो इसका अंदर ऐसा लगता है एक बार के लिए कि सारे बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे, सारी बॉन्ड एंगल्स बराबर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लोरीन को कौन सा कैरेक्टर पसंद है, तो आंसर है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण कौन सा पसंद है? P। तो इस वाले बॉन्ड में P कैरेक्टर बढ़ जाएगा, इस वाले बॉन्ड में भी P कैरेक्टर बढ़ जाएगा।
क्या कार्बन के पास S और P फिक्स है? तो आंसर इज यस। हर एटम के पास S 1 और P 3 फिक्स होते हैं। तो अगर कोई किसी ने फ्लोरीन ने अगर इस कार्बन से P ज्यादा मांग लिया है तो इसका मतलब इसका जो लोड होगा वो बाकी पे पड़ेगा, बाकी दो बॉन्ड के पास P बहुत कम बचेगा। यानी इस वाले में अगर P आ गया है तो उस वाले में यहां से P यहाँ P यहां से आया होगा, बिकॉज P अपने आप पैदा नहीं होगा, S कैरेक्टर पैदा नहीं होते, P पैदा नहीं होते हैं, ये ट्रांसफर होते हैं। तो इस बॉन्ड से इस बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर ट्रांसफर हो गया है? P। तो उसके बदले में क्योंकि फ्री में कुछ नहीं होता है तो यहां से वहां पे कुछ ना कुछ वापस ट्रांसफर होना चाहिए और वो है S। तो इसका मतलब यहां पर S बढ़ जाएगा और यहां पर भी S बढ़ जाएगा। क्या मैंने कुछ दिनों पहले वो कहा था S इज शॉप ऑफ एंगल, S एंगल की दुकान, S ज्यादा तो एंगल ज्यादा। उसी बेसिस पर हम कह देंगे एंगल यहां पर S ज्यादा तो एंगल ज्यादा, तो इसका आंसर हो गया थीटा इज मोर देन अल्फा। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सबसे बढ़िया तरीका करने का ये वाला ही है। इसी प्रकार से देखते हैं अपन दूसरा क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन जो है वो है बॉन्ड लेंथ A और बॉन्ड लेंथ B पर बेस। बॉन्ड लेंथ A और B कंपेयर करना है। लेंथ जो होती है साइज है, और साइज किसी ऑर्बिटल का साइज इस बात पे डिपेंड करता है कि उसमें S कितना है कितना नहीं है। S कैरेक्टर, S ऑर्बिटल स्मॉलर एंड दैट्स व्हाई व्हेन S कैरेक्टर ज्यादा होगा मतलब ऑर्बिटल छोटा होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। हमको ये देखना है कि इसकी तुलना में यहाँ पर फ्लोरीन की En ज्यादा है। फ्लोरीन क्या डिमांड करेंगे कार्बन से? तो आंसर है P। तो इन तीनों ही बॉन्ड का P बढ़ जाएगा। कार्बन के बॉन्ड है कितने? 4। 4 में से तीन ने क्या डिमांड कर लिया? P। तो इसका अंदर कैरेक्टर बनेगा, पैदा होगा या एक्सचेंज होगा? तो आंसर एक्सचेंज होगा। कौन से बॉन्ड से? चौथे बॉन्ड से। चौथे बॉन्ड से यहाँ पर क्या आ गया? P। तो यहां से यहां पर क्या जाएगा? S। तो इसका मतलब इसका S बढ़ जाएगा। ये जो एक्सचेंज वाली नौबत आ रही है वो इसमें आ रही है, लेकिन इसमें नहीं आएगी बिकॉज H की En उतनी बहुत ज्यादा हाई नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर तो A के पास नॉर्मल S कैरेक्टर है, ये A नॉर्मल S कैरेक्टर है, दिस इज नॉर्मल S कैरेक्टर एंड दिस इज मोर S कैरेक्टर। मोर S से भले एंगल ज्यादा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एंगल का क्वेश्चन, यहाँ पे साइज का क्वेश्चन है, तो साइज छोटा हो जाएगा। तो इसका साइज छोटा होगा तो B और A में B इज स्मॉलर देन A विल बी द करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से जो बेस्ट क्वेश्चन मुझको लगता है वो ये लगता है, बिकॉज इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आता है। वो क्या है वो देखें, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। बॉन्ड एंगल के बारे में डिटेल नॉलेज जब देखेंगे तो ये देखेंगे कि जब एक एटम है उससे दो बॉन्ड अटैच्ड है, उनके बीच में एंगल निकालना है। तो एंगल, ये दो बॉन्ड्स हैं, इनके बीच में आपको एंगल निकालना है। तो ये एंगल बहुत ज्यादा इस पर डिपेंड करेगा कि साइड में एटम्स कौन सा लगा हुआ है। अगर ये बड़ा एटम है तो फिर इनमें रिपल्शन होगा, इसको बोलते हैं स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन से ये एंगल कंट्रोल होता है। So if the size of the surrounding atom is too large, it means angle is going to be high. As this is only when there is lone pair, क्योंकि lone pair ही नहीं है तो फिर तो लीनियर हो जाएगा। लोन पेयर अगर है तभी तो बेंट होगा। तो बेंट में तो बेंट तो खूब सारे होंगे, ये भी बेंट है, ये भी बेंट है, ये भी बेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ये वाला बेंट, ये वाला बेंट, ये वाला बेंट में एंगल का रिलेशन क्या होगा, तो आप ये तो नहीं दोगे बेंट है तो बराबर ही होगा। वी तो ये भी है, वी भी है, वी भी है, बट एंगल तो डिफरेंट है ना। शेप ज्योमेट्री में सेम मानता हूं इसकी, लेकिन एंगल डिफरेंट है। और एमने से एंगल पूछेगा तो एंगल सोच के बताना है। एंगल यूं सोचते हैं कि अपन ये देखते हैं कि जब बेंट ज्योमेट्री होती है तो जिसका बड़ा एटम होता है उसमें रिपल्शन ज्यादा होने के कारण एंगल बढ़ जाता है, ये मान के चलो। लेकिन आप बोलोगे सर बड़ा हमें कैसा पता चलेगा, बड़ा कौन, किसको बड़ा मानना है? तो आंसर है थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स को बड़ा मानना है। सेकंड पीरियड तक साइज बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं करता है, लेकिन थर्ड पीरियड ऑनवर्ड साइज बहुत बढ़ जाता है। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स show quite a much of steric hindrance. That's why you must remember that अगर ये third period का element है then the angle will surely be controlled by the size and not by any other factor. For example, here we are having H2O, OF2 and Cl2O. O के साथ दो H हैं या दो F हैं या दो Cl हैं। सबसे पहले तो अपन ये देखें कि इन तीनों में लोन पेयर्स एक बराबर है, सेंट्रल एटम भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है। अंतर है सराउंडिंग एटम का। सराउंडिंग एटम यहाँ सबसे बड़ा है, यहाँ छोटा है, यहाँ सबसे छोटा है। तो एक बात तो तय है, जो सबसे बड़ा होगा वो थर्ड पीरियड का है या नहीं है। तो देखो ये क्लोरीन थर्ड पीरियड का होता है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्लोरीन इज ऑफ थर्ड पीरियड। लेट अस राइट दिस, दिस इज थर्ड पीरियड। अब अगर ये थर्ड पीरियड का है, इसका मतलब ये कि इसका साइज बड़ा है और दूसरे से रिपेल करेगा, लेकिन ये सेकंड पीरियड का, ये फर्स्ट पीरियड का, इनमें रिपल्शन ज्यादा नहीं है। तो यहाँ कैसे सोचें, तो यहाँ अपने को दूसरे फैक्टर अगर लग सकते हैं लगा दो, नहीं तो फिर वो तो ही है। दूसरे फैक्टर क्या लगाना है, तो बेंट रूल से सोचो। पता एफ की En ज्यादा या एच की, तो आंसर है एफ की। जो एफ वाला होगा
जिसकी EN ज्यादा होती है वो उसको क्या पसंद है, मोर EN लाइक्स विच कैरेक्टर, S कैरेक्टर या P कैरेक्टर, तो आंसर इज P कैरेक्टर। तो इसका मतलब ये कि यहां पर P कैरेक्टर बढ़ जाएगा। बताओ P कैरेक्टर बढ़ने से एंगल क्या हो जाएगा, तो P कैरेक्टर बढ़ने का मतलब है S कैरेक्टर का कम होना, और S के कम होने का मतलब है एंगल का भी कम होना। तो इसका मतलब ये एंगल इसकी तुलना में कम होगा। लेकिन अगर मैं साइज वाले पॉइंट ऑफ व्यू देखूंगा तो इसका साइज बड़ा होने के कारण ज्यादा आना चाहिए, लेकिन साइज यहाँ डोमिनेट नहीं करेगा, बिकॉज फ्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लोरीन के लिए कि ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है। यहाँ पर साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देखना है, साइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर कौन है, EN। तो EN यानी बेंड टूल वाली एप्लीकेशन यहाँ देखना है। यानी अब आपको अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो ये मान के चलो कि जब सराउंडिंग एटम का साइज बढ़ता है तो एंगल बढ़ेगा, और अगर नहीं बढ़ रहा है तो एक्सेप्शन है, और यह एक्सेप्शन का रीजन है बेंड रूल। इसका मतलब ये कि मेरे को लगता है कि जो नॉवल आंसर अपना होना चाहिए था वो मिनिमम ये, ज्यादा ये, मैक्सिमम ये होना चाहिए था, क्योंकि जैसे कि नियम कहता है, जैसे कि किताबों में लिखा है वो यही है। लेकिन डेटा अगर देखोगे तो इसका एंगल कम है, जिसको एक्सप्लेन करने का एक ही तरीका है कि फ्लोरीन की EN ज्यादा होने से उसको P पसंद आ गया, P ज्यादा आ गया तो एंगल कम हो गया, और एंगल कम हो गया इसका मतलब इसका एंगल इसकी तुलना में कम होगा, इनफैक्ट मिनिमम होगा। तो अगर मैं θ1, θ2, θ3 की बात करूं तो सोच के बताओ मिनिमम एंगल बोलो कौन सा होगा। तो शायद अगर आपका आंसर θ2 आ रहा है तो वो करेक्ट है। उसके बाद में 1 और 3 में कौन सा एंगल छोटा होगा, तो 1 छोटा होगा, और θ1, और सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, θ3, राइट। फिर अपन आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, और वो ये बोलता है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ PCl3F2 एंड PCl2F3। बताओ दोनों में कॉमन बात क्या है, तो सेंटर एटम फास्फोरस कॉमन है, और बॉन्ड्स दोनों में 5-5 है कॉमन है, लोन पेयर दोनों में है नहीं, ये कॉमन है। तो बताओ इनका स्ट्रक्चर सेम होगा क्या, सेम सिमिलर स्ट्रक्चर होगा, और वो होगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ये रहा फास्फोरस, और इसके 3 बॉन्ड तो यहां रहेंगे और 2 बॉन्ड ऐसे रहेंगे, इसके अंदर भी ऐसे रहेगा, 3 बॉन्ड प्लेन में और 2 बॉन्ड ऊपर नीचे। अब बताओ मुझको कि फ्लोरीन की EN ज्यादा है। अभी मैंने कहा था फ्लोरीन की EN ज्यादा है, और जिसकी EN ज्यादा है उसको कौन सा कैरेक्टर पसंद है, S या P, तो आंसर है P। यानी कि उसको S और P में से आउटर ऑर्बिटल कौन सा है, P, तो आउटर कैरेक्टर पसंद है, इलेक्ट्रोनेगेटिव को आउटर पसंद है, जबकि लोन पे को इनर पसंद है। अब बताओ इसमें लोन पेयर है क्या, फास्फोरस के पास नहीं है, तो बस हमारे को लोन पेयर अगर होता तो उसको इनर पसंद होता, यानी उसको S पसंद होता, और S आप जानते हैं अभी भी मैंने बताया था कि इस प्लेन में sp2 होता है, यानी इसमें S कैरेक्टर है, जो कि ऊपर नीचे S कैरेक्टर है ही नहीं। तो लोन पेयर को प्लेन में जमाओ, लोन पेयर को प्लेन में जमाओ, क्योंकि लोन पेयर को S कैरेक्टर पसंद है और प्लेन में S कैरेक्टर है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को S पसंद नहीं है तो उसको एक्सिस पर रखो। ये नियम याद रख लीजिएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइंस जो मैं बोल रहा हूं लाइन है ट्रायगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर में, TBP स्ट्रक्चर में लोन पेयर को चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, उनको प्लेन में रखें। और मोर इंपॉर्टेंटली ये तो मैंने पहले ही बताया हुआ था, नेक्स्ट लाइन सुनना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर है तो उसको एक्सिस पर रखें। TBP ट्रायगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर का नियम बना लो। इन TBP स्ट्रक्चर लोन पेयर must be placed in equatorial position while the electronegative on the axial position. Now we go along here. तो PCl3F2 में फ्लोरीन मोर EN वाला है, तो यहाँ फ्लोरीन आ जाएगा बेटा, यहाँ फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl। क्या आपको ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल लग रहा है, तो आंसर इज यस। फ्लोरीन और फ्लोरीन PF-BF ये अपना इफेक्ट ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर रहे हैं। अगर आपने कभी डाइपोल मोमेंट का नाम सुना है तो इसका मोमेंट ये कैंसिल कर दे रहा है, और ये तीनों तो सिमेट्रिकल होने के कारण जीरो मोमेंट पर ही है। तो इसका मतलब इस वाले मॉलिक्यूल की खासियत है कि ये जीरो मोमेंट रखता है, इट्स डाइपोल मोमेंट इज जीरो। हो सकता है आपको लगे कि सर डाइपोल मोमेंट अभी हमारे टच में नहीं है, पड़ा हुआ नहीं है, तो कोई बात नहीं, जब डाइपोल मोमेंट आएगा तब ये वापस बात रिपीट होगी। अभी अगर आप याद रख सकते तो ध्यान रख लीजिएगा कि PCl3F2 में F2 के एक्सियल वाली लोकेशंस होती हैं, Cl की इक्वेटोरियल लोकेशंस होती हैं, and the molecule is symmetrical and that's why the moment is zero. Now we get on to the next molecule, PCl2F3. Fluorine again is highly electronegative and again must be placed on the axial location, but the problem here is that there are only 2 axial positions while the fluorine are 3. तो इसका मतलब क्या करो, एक फ्लोरीन को यहाँ, एक फ्लोरीन को यहाँ, और मजबूरी के लिए एक फ्लोरीन को यहाँ रखना पड़ेगा, और Cl तो 2 यहाँ पर है ही है।
अब बताओ मुझको, ये ऊपर वाला फ्लोरीन तो नीचे वाले से अप्रोक्सीमेटली कैंसिल हो गया, लेकिन ये कैंसिल होंगे क्या? तो नहीं होंगे। तो ये म्यू नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर? आंसर इज यस, इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो वो सॉरी, इट इज पोलर मॉलिक्यूल, जबकि वो वाला नॉन पोलर था। मैंने गलती से बोल दिया, वापस देखते हैं एक बार। ये वाला मॉलिक्यूल में म्यू 0 है, 0 म्यू का मतलब है नॉन पोलर, उसमें पोलरिटी नहीं है, जबकि इसमें म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ये पोलरिटी है। हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इन दोनों में से कौन सा मॉलिक्यूल पोलर, कौन सा नॉन पोलर है। कुछ लोग इसका कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर जानते हो? फास्फोरस को बीच में रखेंगे, तीनों फ्लोरीन को प्लेन में रख देंगे, ऊपर और नीचे Cl रख देंगे। और मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों, तो बोलता है सर ऐसा अच्छा लगता है। बेटा आपने को ये तो ना पूछा है कि आपको अच्छा कौन सा लग रहा है, आपको सही बताना है, अच्छा लगे चाहे ना लगे। तो इसका मतलब ये कि अपना आंसर होगा कि इसका मोमेंट तो होगा 0, इसका होगा नॉन 0। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ड्रैगोज रूल, मैंने आपको कहा था बेंट और ड्रैगो रूल दोनों नाम से हमारे कोर्स में नहीं, काम से हैं। क्या है पॉइंट वो सुनिएगा। ड्रैगो ने ये पता लगाया कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जहां पर हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, और वो उस मॉलिक्यूल का मैं नाम लेता हूं PH3। कोशिश कीजिएगा कि जो मैं मेनली एग्जांपल्स में बताता हूं आपको, वो एग्जांपल ऐसे कैसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि एग्जांपल्स में क्वेश्चन ऐसे कैसे बन जाते हैं। PH3 में जो एनसीईआरटी में एंगल दे रखा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 93.6, अपन उसको 93 मान लेते हैं। तो ऑब्जर्व्ड एंगल इन PH3 इज 93। मैं स्टार्ट इसको उल्टा कर रहा हूं क्योंकि समझ में वैसे आना है। मुझको बताओ PH3 का स्ट्रक्चर देख के, लूम पेड देख के कि इसमें एंगल कितना एक्सपेक्टेड था, कितना होगा वगैरह, तो मैं बताता हूँ एंगल कितना। मुझको बताओ ये टाइप का कौन सा मॉलिक्यूल का है? AB3L1। ये AB3L1 टाइप का मॉलिक्यूल है। कुछ दिनों पहले की बात चली जाए अगर, तो मैंने कहा था AB3L1 इज पिरामिडल, एंड क्योंकि लूम पेड है तो ये पिरामिडल के एंगल को कम कर देगा। मैंने आपको ये भी कहा था कि L को B मान के फिर आप एंगल सोचो। तो अगर ये L को B मान ले तो AB4 होता है, और AB4 एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन लूम पेड होने के कारण ये एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, 1-2 डिग्री कम हो जाएगा। तो 109 का 106 मान ले, 107 मान ले। अमोनिया में 106 107 के बीच में होता है एंगल। जब PH3 में एंगल देखा तो 106 107 छोड़, वो 100 के आसपास भी नहीं, वो 93 है। जब एंगल 93 इतना कम है, यानी नियरली 90 के ज्यादा नजदीक है, या 109 के, तो 90 के नजदीक है। तो ड्रैगो को ये लगा कि अच्छा इसका मतलब फास्फोरस में हाइब्रिडेशन हुआ ही नहीं है, क्योंकि हाइब्रिडेशन नहीं होगा तभी तो एंगल 90 रहेगा। ये मैं प्रूव करता हूं कैसे। वो देखो फास्फोरस का कॉम्बिनेशन है नियॉन 3:3p3। नियॉन 3:3p3 में ये px py pz है, प्योर एंगल, सॉरी प्योर ऑर्बिटल्स हैं। और प्योर ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज नहीं, अगर ये हाइब्रिडाइज होंगे तो एंगल बढ़ेगा, लेकिन अगर हाइब्रिडाइज नहीं हुआ तो एंगल उतना ही उतना रहेगा। अब जब एंगल वाकई में इसका एंगल 90 के नजदीक आ रहा है, मतलब इनमें हाइब्रिडेशन या तो हुआ ही नहीं, या हुआ है तो नेग्लिजिबल हुआ है। और वही बात है, ड्रैगो ने बताया कि इसमें ऑब्जर्व्ड एंगल 93 है, ये नियर 90 डिग्री है। 109 की, वैसे तो आप बोल सकते हो कि इसमें 90 के कहां पर है, 93 और 90 में तो 3 का तो अंतर है, लेकिन बेटा 109 और 93 में तो 16 का अंतर है। तो इसका मतलब ये कि ज्यादा तो ये 90 के हुआ ना नजदीक। तो इसका मतलब हमारे को ये बताना है कि इसमें हाइब्रिडेशन का एक्सटेंट बहुत कम होगा। I am not saying that it is completely unhybridized. I am not saying it is completely hybridized, but the percentage of hybridization is very small in the molecule like PH3. तो हुआ क्या कि हाइब्रिडाइजेशन ज्यादा रिक्वायर्ड कभी कभार नहीं होता। अब अगर हमें ये सोचना है कब नहीं रिक्वायर्ड होता, तो ये थियोरेटिकल साइंस ऑफ ड्रैगोज रूल ये हमारे कोर्स में नहीं है। फिर भी आप सीख लें कि इसमें ज्यादा हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत कब नहीं पड़ती है। साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज लार्ज, मैंने लिखा है ब्रैकेट में थर्ड पीरियड। सेंट्रल एटम यहाँ सी लिखा है, मेरी राइटिंग थोड़ी अच्छी है तो कभी कभार लोगों को समस्या हो जाती है, तो कोई बात नहीं। सेंट्रल एटम लिखा है मैंने यहाँ पे, तो वापस लिख देते हैं सेंट्रल एटम। तो साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज लार्ज, थर्ड पीरियड का ये है। अगर कोई सेंट्रल एटम है तो उसका साइज को लार्ज माना जाएगा। इनफैक्ट फोर्थ का है तो पूछने की जरूरत नहीं, सब फोर्थ को लार्ज मानना है कि फोर्थ तो और भी बड़ा है। तो इसका मतलब थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स जो एलिमेंट है, हाँ जी हाँ, तो ये ड्रैगोज रूल के अनुसार हाइब्रिडेशन इज नॉट मच रिक्वायर्ड। इफ हाइब्रिडेशन की ज्यादा जरूरत कब नहीं होती है, वो इसमें लिखा है पहला, साइज ऑफ सेंट्रल एटम इज लार्ज, थर्ड पीरियड, यानी कि सेंट्रल एटम जैसे फास्फोरस देख पा रहे हैं आप, ये थर्ड पीरियड का है, इससे बड़ा है। अगर कोई भी थर्ड पीरियड या उससे बड़ा है तो उस हाइब्रिडेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होगी।
लेकिन साथ में और क्या होना चाहिए, साथ में ये वाला पॉइंट भी होना चाहिए, मतलब ये अकेला ये नहीं, ये भी होना चाहिए साथ में। ये है ईएन ऑफ सराउंडिंग एटम इज लो, या सराउंडिंग एटम की ईएन लो है? आंसर इज यस, लो है, क्योंकि H की ईएन तो बहुत कम होती है, 2.1 ही होती है, तो इसका मतलब ये कि ईएन जब लो है 2.5 से कम माना जाता है, लो को 2.1 है, तो मतलब ये एक फेवरेबल कंडीशन होगी हाइब्रिडेशन के ना होने के लिए। और तीसरा लोन पे प्रेजेंट इन S, जब लोन पे S में ये रहा लोन पेयर, और लोन पेयर S में ये देख लो आप, ये पेयर है और ये कहां प्रेजेंट है, S में है, और S को क्या पसंद है या लोन पे को क्या पसंद है, तो S, जब लोन पे को S पसंद है और S में ही है तो P में मिक्स क्यों होना चाहेगा। सराउंडिंग एटम की जो ईएन होती है वो सुनना जान से क्या क्या होता है, सराउंडिंग एटम की ईएन अगर हाई होती है तो क्या होता है, सराउंडिंग एटम की ईएन हाई होने से S और P पास में आ जाते हैं, एनर्जी गैप कम हो जाता है। मान लो ये S और P है, ये S है और ये P है, बताओ ये हाइब्रिडेशन कब इजीली कर लेंगे, जब इनमें एनर्जी का गैप ज्यादा होगा या कम होगा, तो आंसर कम। और कम तब होता है जब सराउंडिंग एटम की ईएन ज्यादा होती है, जितना ज्यादा सराउंडिंग एटम इलेक्ट्रॉन खींचेगा सेंट्रल एटम में प्लस चार्ज आएगा और S और P का गैप कम हो जाएगा। S और P का गैप कम करना है तो सराउंडिंग एटम की ईएन ज्यादा कर दो, लेकिन मैंने क्या कर दी, ज्यादा या कम, कम, तो जब सराउंडिंग एटम की ईएन कम कर दी मैंने तो ये गैप ज्यादा हो गया, गैप ज्यादा हो गया तो मिक्सिंग होना मुश्किल हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ईएन ऑफ सराउंडिंग एटम इज लो, लोन पे प्रेजेंट इन S, साइज ऑफ सेंट्रल एटम लार्ज। अगर ये तीनों शर्तें एक साथ है तो ड्रैगो के अनुसार ऐसे मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडेशन की कोई खास जरूरत नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट हाइब्रिडेशन नेग्लिजिबल भी मान लोगे तो आपका कोई गलत आंसर नहीं आने वाला। अगर आप बोलोगे सर इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है क्या नहीं आ सकता है, तो बस अपन क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से, और वो क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल का अमोनिया और पीएच3 का। पीएच3 ऐसा है, बताओ अमोनिया ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये रहा अमोनिया NH एंड अ लोन पेयर ओवर हियर। द क्वेश्चन इज बॉन्ड एंगल कंपैरिजन बिटवीन अमोनिया एंड पीएच3, है ना। अब बोल रहे हैं कि अमोनिया पीएच3 में, खुद ही बोल रहे हैं कि अमोनिया का ज्यादा है पीएच3 की तुलना में, तो वो ऐसा क्यों है वो अपने को सोचना है। मुझको आप इतना से बताएं, यहाँ पर कुछ मिसिंग कैरेक्टर्स हैं, लेट अस राइट देम। Yes. Now we'll resume this question once again. Bond angle of ammonia more than pH3 का रीजन क्या हो सकता है, ग्रेटर S कैरेक्टर इन लोन पेयर ऑफ अमोनिया। मुझको बताओ अमोनिया और pH3 में कहां पर हाइब्रिडेशन की जरूरत ज्यादा है, तो आंसर है NH3 में, क्योंकि N का साइज छोटा है। मैंने कहा था साइज बड़ा होने पर हाइब्रिडेशन कम हो जाता है, लेकिन यहाँ तो साइज छोटा है तो यहाँ हाइब्रिडेशन ज्यादा होगा। ज्यादा होगा मतलब यहाँ पर S और P मिक्स होगा। इसका मतलब ये कि ये तो ऑलमोस्ट S होगा, प्योर S, लेकिन ये S और P इसमें दोनों मिक्स होंगे। अगर इसमें S और P मिक्स होंगे मतलब इसकी तुलना में यहाँ पर P ज्यादा है, तो इस बॉन्ड में यहाँ पर जब ये प्योर S है तो इसका मतलब इसने, इस लोन पेयर ने इससे P नहीं लिए, तो यहाँ P ज्यादा होगा, और जबकि यहाँ पर P कम रहेगा, यहाँ P कम रहेगा बिकॉज थोड़ा बहुत P ऊपर चला गया है। अब आप आराम से कर सकते हैं। मुझको बताओ कि जब P यहाँ पर P बढ़ गया है, P बढ़ने से एंगल क्या होता है, P बढ़ने से एंगल कम, क्योंकि P बढ़ने से S कम और S कम तो एंगल कम। कुछ लोग बोलते हैं सर यहाँ तो S बढ़ गया तो एंगल बढ़ जाना चाहिए। ऑफ कोर्स यस, यहाँ S बढ़ गया तो ये वाला एंगल बढ़ेगा, लेकिन ये बॉन्ड एंगल नहीं है, बॉन्ड एंगल तो बॉन्ड्स के बीच का होता है। तो अपने को ये एंगल नहीं पूछा बेटा, है ना, अपने को, हाँ अपने को ये वाला एंगल नहीं पूछा है, अपने को बॉन्ड का एंगल, अपने को ये वाला एंगल पूछा है, अपने को ये वाला एंगल पूछा है ना, अपने को ये वाला एंगल नहीं पूछा है। बॉन्ड्स को देखना है, इस बॉन्ड में P बढ़ गया है या कम हो गया है, P बढ़ गया है तो S कम हो गया है, S कम तो एंगल कम। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एंगल कम होने का कारण है यहाँ पर P बढ़ना या फिर S कम होना, इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। आप देख लेंगे क्या आंसर होना चाहिए। पहला जो ऑप्शन है वो कहता है ग्रेटर S कैरेक्टर इन लोन पेयर ऑफ अमोनिया। अमोनिया में S कैरेक्टर इससे ज्यादा बोल रहा है तो ये गलत बोल रहा है, क्योंकि अमोनिया में तो P लोन पे तो में P कैरेक्टर आ गया है। दूसरा बोल रहा है ग्रेटर P कैरेक्टर इन लोन पेयर ऑफ pH3।
PS3 में ग्रेटर S है या ग्रेटर P है, तो यहाँ पर S और P दोनों, यहाँ पर सिर्फ S है, मतलब यहाँ तो P कम हो गया है ना, यहाँ तो S ज्यादा हो गया, तो गलत हो गया ये भी। थर्ड है मोर P इन PH बॉन्ड ऑफ PS3, PH बॉन्ड ऑफ PS3 में P ज्यादा है, तो एकदम सही बोल रहा है, P ज्यादा होने से एंगल कम होने, एकदम समझ में आती है बात। तो ये थर्ड इज कंप्लीटली करेक्ट, तो मैं इसको थर्ड को सही मान लेता हूं। फोर्थ इज नन, तो ये भी गलत हो गया। लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। Yes. Now we are asked to write the order of following for the group 15 hydrides. ग्रुप 15 के हाइड्राइड, ग्रुप 15 जानते हो बेटा, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 15 ये है। ग्रुप 15 होता है नाइट्रोजन फैमिली और उनके हाइड्राइड्स ये हैं। नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, है ना, ये सब आते हैं, 5 आते हैं, N, P, AS, SB एंड BI। और इन सब के लिए अपने से पूछा जा रहा है कि इनमें इनके इन सारी प्रॉपर्टीज का ऑर्डर किस प्रकार से होगा, ठीक है ना। अगर अपने से देखें तो यहाँ पर NH3 में लोन पेयर है, PS3 में भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है। सारे मॉलिक्यूल्स वो है जहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक एक लोन पेयर है। अब अपने से पूछा जा रहा है कि ये प्रॉपर्टीज बताओ इनकी, ये बॉन्डिंग, बॉन्ड स्ट्रेंथ, थर्मल स्टेबिलिटी, ये सब कुछ कंपेयर करो, ठीक है। अपने को कंपेयर करना है। सबसे पहले तो अपने को बोला है बॉन्ड लेंथ। अब बताओ ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता है तो बॉन्ड लंबा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, तो बॉन्ड बड़ा हो जाएगा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो मैं यहाँ इंक्रीज कर रहा हूँ, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो ऊपर से नीचे तक यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या वीक, तो आंसर है वीक हो जाएगा, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो इसका डिक्रीज डाउन। बॉन्ड अगर डिक्रीज हो गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, तो मॉलिक्यूल की थर्मल स्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? थर्मली स्टेबल ज्यादा होगा, गर्म करेंगे तो जल्दी टूटेगा या मुश्किल से, तो आंसर है जल्दी। नीचे वाले बॉन्ड बड़े होने से जल्दी टूट जाएंगे, तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो आंसर है डिक्रीज डाउन। रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है H देने की पावर, क्योंकि H देने वाले रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इन जनरल O देने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, H देने वाले रिड्यूसिंग एजेंट। तो अमोनिया को अगर हीट करोगे N2 और H2 में टूटता है, तो वो उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो H दे रहा है। H देने की प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है। बताओ ऊपर से नीचे H देने की पावर बढ़ेगी या कम होगी? तो आंसर है बढ़ेगी, बिकॉज बॉन्ड वीक हो रहा है, तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज डाउन। यानी अमोनिया अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या BiS3, तो योर आंसर शुड बी BiS3। डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर, नाउ दिस इज समथिंग दैट इज कंसर्न्ड विद व्हाट वी हैव, है ना, रेड इन द टॉपिक ऑफ ड्रैगोस रूल। यहां से बात इंपॉर्टेंट आती है। ये वाला टॉपिक बहुत जबरदस्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश कीजिएगा एक बार समझ लें और उसके बाद कोशिश कीजिएगा इनको याद रखें, बिकॉज ये वो पॉइंट होते हैं जो क्वेश्चन बनाने वाले का ध्यान हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, है ना। उसकी हमेशा प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है कि वो इस तरह क्वेश्चंस पर ही कुछ ना कोई क्वेश्चन फ्रेम करेगा। डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर, बताओ मुझको। अमोनिया में अभी कुछ देर पहले मैंने बनाया था, अमोनिया में ऐसे बनाया था NH3, और इसमें मैंने लिखा था हाइब्रिडेशन हुआ है, तो इसमें S भी है, P भी है। PS3 में मैंने क्या लिखा था? PS3 में मैंने लिखा था कि इसके लोन पेयर में S है, P या तो है ही नहीं है तो नेग्लिजिबल है। अब इसमें S है, इसमें S और P दोनों है। S का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल, यानी ये मोर स्फेरिकल या लेस स्फेरिकल? मोर स्फेरिकल, यानी आगे से कोशिश करो ऐसे याद रखो कि PS3 को ऐसे याद रखो कि इसमें गोला बना दो। गोला बनाना इसलिए ताकि आपको याद रहेगा कि PS3 में हमने गोला बनाया था, मतलब सर ने समझाया था इसमें S कैरेक्टर ज्यादा होता है, जितना S ज्यादा होगा उतना स्फेरिकल हो जाएगा, और स्फेरिकल डायरेक्शनल नहीं होता है। तो इसका डायरेक्शनल लोन पे किसका हो गया? N का, तो N का लोन पे डायरेक्शनल है, और जो डायरेक्शनल होगा उसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त होंगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझाया जैसे S और P में डायरेक्शनल होता है, P तो उसकी प्रॉपर्टी डायरेक्शन क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग प्रॉपर्टी उसकी अच्छी होती है। वैसे ही ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी, यानी ज्यादा जब से कुछ होते हैं ना मॉलिक्यूल लोन पे डोनर्स, और डोनर सिर्फ डोनेशन नहीं होते, डोनेशन नहीं करते, वो बॉन्ड बनाते हैं डोनेट करके। जो एक्सेप्टर होता है उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो ज्यादा अच्छा बॉन्ड कौन बनाएगा? जिसके पास लोन पे डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल? तो डायरेक्शनल। तो N का लोन पे डायरेक्शनल होने के कारण N के द्वारा बनाया गया बॉन्ड अच्छा होगा, इसलिए N का बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फास्फोरस। तो इसका मतलब ये, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखें तो आपका आंसर उल्टा आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आपका आंसर उल्टा आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहता है कि नाइट्रोजन की ईएन ज्यादा होने के कारण वो लोन पे को अपने पास रखेगा, लोन पे देना नहीं चाहेगा, तो that is working in opposite direction. That is still logical, but the practical answer observed
is against the electronegativity may be because of the factor of directional nature is dominating over the En factor. मैं नहीं मना कर रहा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि En factor तो गलत है. En factor is also logical, it's correct. But then we have to see the thing that is more dominating, and sometimes in non-chemistry we find dominating thing by the virtue of the results, and the results clearly indicate that dominating चीज यहाँ पर कौन है, तो dominating चीज यहाँ पर है directional nature of lone pair. यानी कुल मिलाकर अमोनिया में जो N का जो lone pair है वो more directional है compared to PH3 में P के. अब डायरेक्शनल अगर है तो क्योंकि इसमें P ज्यादा कैरेक्टर डायरेक्शनल है तो इसकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टी अच्छी होगी और लुईस बेस भी ज्यादा अच्छा होगा. तो अमोनिया PH3 में याद रख लीजिएगा, अमोनिया बढ़िया लुईस बेस है क्योंकि इसमें लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि लोन पेयर मोर डायरेक्शनल है. लाइन ध्यान रखना, मोर डायरेक्शनल. अब मुझको बताओ डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर ऊपर से नीचे की ओर कम हो रहा है या बढ़ रहा है, तो आंसर है कम हो रहा है. अमोनिया का P कैरेक्टर लोन पेयर में है, इसलिए अमोनिया को आप ऐसे बनाएं, इसमें डायरेक्शन बनाएं, लेकिन नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर डायरेक्शन कम होता चला जाएगा, ये स्फेरिकल नीचे वाले और भी स्फेरिकल होते चले जाएंगे. बॉन्ड एंगल में कोई समस्या होनी चाहिए, पहले मैंने बता दिया. बॉन्ड एंगल यहाँ पर S ज्यादा तो यहाँ पर P ज्यादा, और P ज्यादा तो एंगल कम, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे एंगल कम होता जाएगा. तो बॉन्ड एंगल के लिए मैं लिख रहा हूं डिक्रीज डाउन. डायरेक्शनल नेचर के लिए डिक्रीज डाउन, और लास्ट में लुईस बेसिक नेचर अभी समझा दिया है, जिसमें ज्यादा डायरेक्शन उसका बेसिक ज्यादा, तो ये मोर बेसिक. लुईस बेसिक नेचर में ऊपर से नीचे आएंगे तो हो जाएगा डिक्रीज डाउन. सबसे ज्यादा बेसिक कौन? सबसे ज्यादा बेसिक अमोनिया, और नीचे आएगा. हो सकता है कि आपने कभी पढ़ा हो आयनिक इक्विलिब्रियम में, है ना, कि सर अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें वहां बताया गया वीक बेस है. मैं जानता हूं वीक है, ऑन एन एब्सोल्यूट स्केल इट इज वीक, बट हियर इज अ रिलेटिव स्केल. अगर उससे भी वीक की तुलना की जाए तो उसको स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, तो दूसरे वीक या उससे भी वीक की तुलना में वो स्ट्रॉन्गर होगा. तो अमोनिया अपने ग्रुप में स्ट्रॉन्गर है, बट एब्सोल्यूट स्केल में देखें तो इसका बेसिक एक्टर वीक होता है. ठीक है ना, इस प्रकार से. तो हियर वी हैव फिनिश्ड वन मोर एप्लीकेशन, एंड द एप्लीकेशन इज द ड्रैगोज रूल. तो कुल मिलाकर अपन अब यह स्टेज पे पहुंच गए कि ड्रैगो और बेंट अपन ने समझ ली हैं. इसके जो क्वेश्चंस हैं वो DPP 1 में जो ड्रैगो और बेंट संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो अब फिनिश हो जाने चाहिए. इसके बाद अपन एक ऐसा डिस्कशन लेंगे जिसके अंदर DPP 1 जो केमिकल बॉन्डिंग की है वो डिस्कस होगा. मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब लोगों ने वो क्विज पूरा कर लिया है. उस क्विज के आंसर जो है वो मैं आपको DPP के साथ ही बताऊंगा. थैंक यू. सर, सचिन